1857 में भारतीय लोग विद्रोह करेंगे और 1857 में विद्रोह की वजह से ब्रिटिश लोगों को थोड़ा-सा डर लगना स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश लोग इस चीज़ को दूर करने के लिए कि भई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अब भारतीय लोग थोड़े से ज़्यादा बोलें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज़्यादा भारतीय हो गए तो कहीं न कहीं ब्रिटिश को खतरा था, कहीं ऐसा ना हो भारतीय लोग हमारे खिलाफ भी हो जाएँ। इसलिए ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश की रानी ने एक अधिनियम लेके आए, 1858 का अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भारत में चेंज हो गई, परिवर्तन हो गया पूरे तरीके से। और इस अधिनियम के प्रावधान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाएगा भारत में और हम लोग सिर्फ ब्रिटिश महारानी की रैयत हो जाएँगे। ब्रिटिश की जो महारानी है या राजा है, उसके अंतर्गत हम प्रजा कहलाएँगे। पहले हमें जो नियंत्रण कर रही थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे लोग जो निजी प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भारत में रूल कर रहे थे। लेकिन ऊपर-ऊपर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो हमने देखा 1884 1784 में जो पिट्स अधिनियम आया, तो उसमें हमने देखा जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पिट्स, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, बीओसी। इसके द्वारा कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो ये नियंत्रित कर रहे थे भारत में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद नहीं थी। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई और भारत सीधे ब्रिटिश महारानी और ब्रिटिश संसद के अंदर आ गया और बोला गया भारत अब ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश महारानी का एक कॉलोनियल क्षेत्र है। तो भारत में कंपनी शासन की समाप्ति और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का अधिकार, ये इस अधिनियम का पहला प्रावधान। और साथ में ही इसने जो द्वैध व्यवस्था थी, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश संसद की सुनता था, दूसरी तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर जो किसकी सुनता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ डायरेक्टर को वायसराय या गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का अधिकार था, लेकिन इसको वापस बुलाने का अधिकार था। लेकिन अब ब्रिटिश संसद ने बोला इनकी कोई जरूरत नहीं, इन सबको खत्म किया जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, दूसरी तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर खत्म। इसका मतलब भारत में प्रशासनिक रूप से जो द्वैध व्यवस्था चल रही थी, जो 1784 में स्टार्ट हुई, उस प्रशासनिक द्वैध व्यवस्था का अंत हुआ इस अधिनियम के द्वारा। तो दूसरा इसमें प्रावधान, भारत में अंत हुआ उस प्रशासनिक द्वैध व्यवस्था का जो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा एक तरह से हुई और इनकी समाप्ति के घोषणा के बाद ही उन्होंने बोला एक भारत सचिव होगा और इस भारत सचिव के नीचे एक परिषद होगी। ये एक तरीके से हम नियंत्रण करें और ये भारत सचिव और इसकी परिषद मिलकर निर्णय लेंगे कि भाई भारत में क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रावधान था जो ब्रिटिश लोगों ने भारत में किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर दोनों के अधिकार अब भारत सचिव और उसकी परिषद में। परिषद को आप मान सकते हो आज की जैसे थोड़ी सी विधानसभा संसद, इसके द्वारा हम कह सकते हैं ऐसे। लेकिन इस भारत सचिव के पद पे कौन बैठेगा, बोला इस भारत सचिव के पद पे बैठेगा ब्रिटिश संसद का एक मंत्री जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी हेड होता था। ऐसे ही भारत सचिव का भी प्रमुख कौन है, मंत्री। पहले भी मंत्री एक तरीके से नियंत्रण करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन वो अप्रत्यक्ष था। पहली बार ये लोग प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करेंगे और उसका कारण है भारत सचिव और उसकी परिषद के द्वारा भारत पर नियंत्रण करें। तो ये सारी चीजें ये सब बोलेंगे और बोलेंगे भारत सरकार का जो सबसे प्रमुख अधिकारी है वो है भारत सचिव। इस भारत सचिव की निगरानी में सारी चीजें और साथ में बोला भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी होगा और इस प्रशासनिक अधिकारी का नाम होगा वायसराय। वायसराय का पद भारत में लॉन्च कर दिया।
जिसे पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, शुरुआत में गवर्नर कह दिया जाता था, धीरे धीरे उसका नाम वायसराय। 1858 के बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया और लॉर्ड कैनिंग के टाइम ये क्रांति हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने और लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, क्योंकि इन्हीं के समय ये सब चीज बताई गई। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत में बने इस अधिनियम के तहत वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, और सबसे पहले वायसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऐसे इन्होंने वायसराय को बना दिया और लॉर्ड कैनिंग को ये सारे अधिकार दे दिए। और ब्रिटिश सरकार ने बोला, तो देखो ब्रिटिश सरकार को डर था, जब इन्हें पता चला कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक नीतियां, चाहे वेले जले की सहायक संधि हो जिसके द्वारा बहुत सारे राज्यों को आप लोगों ने मिलाया है, या डलहौजी की हड़प नीति हो, उससे हम लोगों को नुकसान हुआ है। और ये लोग जैसे झांसी की रानी कह रही थी, भाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे ही मराठा लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, बंगाल के लोग अपने क्षेत्र के लड़ रहे थे, अवध वाले अपने क्षेत्र के लिए। तो ब्रिटिश संसद ने जब पाया कि भाई भारत में ये विद्रोह हुए क्यों, वरना ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था और प्रशासनिक ने ईस्ट इंडिया कंपनी तक बोला कुछ नहीं थे, सैनिक लोग बस बोल रहे थे कि भैया हमें अच्छा खाना दे दो, अच्छा पैसा दे दो, तो अपने लालच की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब नीचे जांच पड़ताल गई, एक कमेटी बैठी, तो उसमें पता चला इसका एक कारण है ब्रिटिश की विलय और विस्तार की नीति। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा हम अपनी हम अपनी विलय और विस्तार की नीति का त्याग करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी विलय और विस्तार की नीति खत्म कर दी। ये सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी, विलय और विस्तार की नीति का त्याग। बोले अब इससे हम संन्यास लेते हैं एक तरीके से, और भारत में कोई विलय और विस्तार नहीं किया जाएगा। तो ये इन्होंने प्रावधान किया, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो विस्तार के लिए कुछ बचा ही नहीं था। किसका विस्तार करते, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें उन्होंने लगाई। और ब्रिटिश लोग बोलेंगे देखो हम लोगों ने, ब्रिटिश संसद से जब पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी रणनीति का परिणाम था भारत पर नियंत्रण करना। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारी रणनीति का कोई परिणाम नहीं, हम लोगों को नहीं पता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध लड़ा, उसने प्लासी का युद्ध लड़ा, वही 1772 में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती है। भारत वाले बोलते हैं ऐसे पागल मत बनो कि जैसे तुम्हें कुछ ना पता हो, और तुम लोग अपनी निजी कंपनी को अपनी सरकारी संसद से थोड़ा दूर दिखाना चाहते हैं। तो भारतीयों ने इस चीज को समझा, बोले देखो 1773, जैसे ही 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया, 1773 में आप लोगों ने अधिनियम बनाया। फिर आपका उपनिवेश अमेरिका जैसे ही गया, तो आपके पिट्स भाई साहब ने 1784 का अधिनियम बना दिया और भारत पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो कैसे आप कह सकते हो कि आपकी नीति नहीं थी। फिर उसके बाद 1813 में आपने क्या कहा कि भाई हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार अधिकार हैं, उसकी जो मोनोपोली एकाधिकार है, उसे चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सब पर खत्म करते हैं। और फिर 1833 में आप लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। और फिर 1853 में आप लोगों ने बोला भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी जिसमें सिविल सेवा होगी, उसका एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी। और कहीं ना कहीं 1858 का अधिनियम वो चरण था जब आपने वो जो प्रक्रिया जो 1773 से शुरू की, 1858 में पूरी। तो आप लोगों ने ये सब पूरी रणनीति के द्वारा कहा गया है। आप लोग ये मत बोलो कि एक निजी कंपनी ने हम लोगों पर नियंत्रण किया, हमारा कोई दोष नहीं। तो ये सारी बातें आपकी दोगलेपन की हैं, कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया का परिणाम है। भारत को आप लोगों ने जो नियंत्रण किया प्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रक्रिया को आप 1773 से लेके चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोहरा थी जिसका आप लोगों ने उपयोग किया, और आप लोग बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम लोगों ने उपयोग ही नहीं किया उसका। तो हम लोग कैसे मान लें जब हमें ये पूरी रणनीति दिख रही है। और हर 20 साल में 10 साल में आप एक ना एक अधिनियम ला रहे हो,
तो इसका मतलब आपकी रणनीति का वो हिस्सा रहा होगा, तभी तो आप लाते हो। ऐसे ही थोड़ी ना कोई चीजें आ जाती है। तो ये सारी चीजें भारतीय लोगों ने की। तो 1858 के अधिनियम ने पूरी उस व्यवस्था को ही बदल दिया जो व्यवस्था भारत पे नियंत्रण कर रही। अब भारत में महारानी विक्टोरिया का राज है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो ये 1857 का अधिनियम था, जिसमें पहली बार ब्रिटिश संसद भारत में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करेगी और बोला जाएगा भारतीय लोग और ब्रिटिश महारानी और महारानी की रैयत हैं, किसान हैं, वही सारी चीजें हम लोग हैं। और जो भी चीजें गिलास रकबा जो भी आप लोगों को करना है, अब महारानी के साथ करना। ईस्ट इंडिया कंपनी खराब थी, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के शोषण को रोकने के लिए 1858 का अधिनियम। और इस अधिनियम के बारे में कैनिंग साहब इलाहाबाद में एक घोषणा पढ़ते हैं। देखो, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी इलाहाबाद। उस इलाहाबाद में ही महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है, और उस घोषणा पत्र में भी यही सारी चीजें थी। और भारत में एक और इसका परिणाम क्या निकला कि मुगल सत्ता का भारत से अंत हुआ। अब भारत में मुगल सत्ता नहीं बची, और जो लास्ट मुगल शासक बने थे उन्हें रंगून भेज, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको रंगून भेज दिया गया। और भारत प्रत्यक्ष रूप से और हमेशा के लिए इसका गुलाम बन गया, ब्रिटिश संसद का। ये इस अधिनियम में एक तरीके से फिर था। और जो हम केंद्रीकरण की नीति देख रहे थे, जो भी हमने 1773 से देखी थी, और हमने जाना था कि कैसे भाई इनके 3 प्रांत होते थे, एक बॉम्बे पश्चिम में, दूसरा बंगाल ईस्ट में, और तीसरा मद्रास। और हम लोग देख रहे थे धीरे धीरे बंगाल के जो प्रशासक था उसके पास ज्यादा शक्ति आ रही थी। जैसे उसके पास ये बात थी कि अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी चीज बोलता है तो उसे मानना पड़ेगा किसको, बॉम्बे और मद्रास। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर कोई भी कानून बनाएंगे तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाएगा। और साथ में बंगाल का गवर्नर जनरल कोई कानून बनाएगा तो वो सारी चीजें बॉम्बे और मद्रास में भी लागू होंगी। तो कहीं ना कहीं जो नियंत्रण की प्रक्रिया थी वो भी इनकी इसी के थ्रू। और धीरे धीरे अब ये लोग नियंत्रण थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करेंगे। विकेंद्रीकरण मतलब थोड़ी सी शक्ति इन बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास प्रांत को मिली, वो भी इसी अधिनियम से लाई। और अब ब्रिटिश संसद थोड़ा सा भारत में भी विधायिका लाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए हर 10-11 साल में अधिनियम आएंगे। जैसे 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, ये सब परिषद अधिनियम है। जो भारत सचिव और उसकी परिषद की बात की जा रही है उसके ही अधिनियम है। और भारतीय लोगों को थोड़ा, खासकर उदारवादियों का मन मोहने के लिए उन्हें थोड़ा सा लिबरल किया जाएगा। और ये लोग दिखाएंगे देखो हम लोग कितने शरीफ हैं और आप लोगों की बात समझते हैं, और जैसे हमारे देश में संसद चलती है आपके यहाँ भी चलेगी, और आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। जब आप लोगों को अधिकार मिलेंगे तो हमें जाने की जरूरत क्या है। तो ये सारी चीजें भारतीय लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और एक नया पासा विक्टोरिया रानी और ब्रिटिश संसद के नाम पर फेंकेंगे, और बोलेंगे भारतीय लोग भी लोकतंत्र में जिएंगे, आप लोगों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, आप लोगों के मूल अधिकार होंगे। ये सारी चीजें भारतीय लोग को समझा, इसीलिए इनको टाइम लेगा। वरना 1857 के विद्रोह ने काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, और सारे लोग एक साथ आ गए थे। इस चीज से बचने के लिए सत्ता का परिवर्तन किया गया। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं। जब किसी बड़े नेता का नाम किसी गलत काम में आ जाता है तो राजनीतिक पार्टियां तुरंत उसे, जो पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद है, उससे हटा दे। उसका कारण क्या होता है कि कम से कम पार्टी की इज्जत बच जाए। और इसका मेन रीजन क्या होता है कि लोग पार्टी के खिलाफ ना जाए, उस पर्सन के खिलाफ गए ना, उस पर्सन को हटा दो, उससे क्या होगा, पार्टी जिंदा रहे। ऐसे ही ब्रिटिश संसद ने किया कि देखो ब्रिटिश लोगों को बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, उस चीज को हटा दो जिससे भारतीय लोग नाराज है। भारतीय लोग किससे नाराज है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दो, हम लोग आराम से भारत में रूल करेंगे। और इसी के लिए ये लोग ऐसे परिषद अधिनियम लाएंगे। एक आएगा 1861 का परिषद अधिनियम। परिषद का मतलब विधायिका। जैसे हमारे देश में केंद्र स्तर पर संसद है, इसका काम है कानून बनाना।
तो ऐसे ही विधायी कार्य के लिए ये लोग पार्षद लाएंगे, थोड़े बहुत एक दो उसमें भारतीय लोगों को भी बुलाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो इनका एक नया तरीका था कैसे भारतीय लोगों के सामने एक अच्छी इमेज दिखाई जाए, तो इसके लिए काम और बोला गया इसमें सबसे पहले जो 1861 वाला पार्षद अधिनियम, इसमें जो चीजें बोली, इसमें कुछ चीजें इन लोगों ने बोली कि भाई 1861 के पार्षद अधिनियम में हम भारतीय लोगों को क्या देंगे। और बोला गया वायसराय होगा और वायसराय के नीचे एक कार्यकारिणी परिषद होगी। कार्यकारिणी परिषद डिसीजन लेगी, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका? वायसराय। जैसे अभी हमारे देश में मंत्री परिषद होती है जिसके हेड हमारे पीएम होते हैं, और हमारे पीएम किसके नीचे काम करते हैं? राष्ट्रपति के नीचे। इस वायसराय को आप राष्ट्रपति से कंपेरिजन कर सकते हो। तो राष्ट्रपति हमारे ऊपर होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और परिषद ये एक तरीके से काम करती है। ऐसी कुछ चीजें बनाने की इन्होंने कोशिश की, कार्यकारिणी परिषद। और बोला गया इसमें गवर्नर जनरल जो पहले हुआ करता था, गवर्नर जनरल के अतिरिक्त, गवर्नर जनरल तो इसमें है मतलब वायसराय जो इसका है, गवर्नर जनरल के अतिरिक्त और सदस्य भी लाए जाएंगे। बोला गया इसमें 6 से 12 सदस्यों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो भारतीय लोग बोले अच्छी बात है, 6 से 12 सदस्य होंगे, कम से कम कोई एक व्यक्ति तो हमारे देश का पूरा निर्णय नहीं लेगा, कुछ तो हमें मौका मिलेगा। और इन सदस्यों को जो ये बनेगा इसी को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद, जो हमारी संसद है उसी की तरह, लोकसभा की तरह केंद्रीय विधान परिषद इसे नाम, छोटी सी संसद है वो। और बोला गया पहला काम तो ये किया गया, वायसराय और उसके अंदर एक कार्यकारिणी बनेगी, उसमें परिषद होगी, और वो परिषद एक तरीके से वायसराय के नीचे काम करेगी और इसको थोड़ा सा अधिकार दिया, इसका नाम क्या गया? केंद्रीय विधान परिषद। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने किया बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास प्रांत जो ब्रिटिश के 3 प्रांतों में से 2 प्रमुख थे, एक था बंगाल जो उनकी राजधानी होगा। बोले इन 2 प्रांतों को दोबारा से कानून बनाने का अधिकार है। जैसे अभी हमारे देश में 2 तरीके से विकेंद्रीकरण चलता है, एक तरफ हमारी केंद्र सरकार है जिसको मोदी जी लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में अलग अलग राज्य सरकार हैं। तो आप वायसराय और उसकी परिषद को समझ सकते हो आज के टाइम के हिसाब से केंद्र सरकार से, और ये बॉम्बे और मद्रास प्रांत जो है इनको हम समझ सकते हैं आजकल की राज्य सरकार से। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में रूल करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे दोबारा से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को और प्रांतों को भी आजादी मिली। लेकिन एक चीज बोली, लेकिन आप लोगों को आजादी है बट इतनी ज्यादा नहीं है। आपका जो कानून है तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक आप लोग वायसराय की मोहर ना लगवा लो। जैसे अभी भी हमारे देश में होता है, जब भी हमारे देश में कोई कानून पास होता है तो उस कानून पर हमारा राष्ट्रपति साइन जरूर करता है। पहले वो बिल होता है और बिल जब चर्चा होती है, वोटिंग होती है, उसके पास साइन करने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर हमारे राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तब वो बिल फाइनली एक अधिनियम की शक्ल लेता है, कानून की शक्ल लेता है। ऐसे ही इन्होंने बोला बॉम्बे और मद्रास प्रांत को कानून बनाने का तो अधिकार है, लेकिन ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो कानून है वो वैध तभी माना जाएगा जब वायसराय उस पर साइन कर देगा या आप लोग उससे अनुमति ले दोगे। तो ये दूसरा प्रावधान, और इससे कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। जो हम केंद्रीकरण 1773 के अधिनियम से देखते थे, विकेंद्रीकरण कुछ स्तर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को अधिकार दिया।
और इसका मेन कारण था क्योंकि अलग अलग जो प्रांत थे वहां के लोगों ने विद्रोह किया था, तो ब्रिटिश लोग नहीं चाह रहे थे कि विद्रोह फैले, इसलिए इनको कुछ अधिकार दे दो। और बोला गया साथ में वायसराय को अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वायसराय जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी भी हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और इस अध्यादेश से जब सरकार को लगता है कि भैया ऐसी कोई कंडीशन या परिस्थिति आ गई है जब हम कानून नहीं बना सकते, लेकिन वो कानून हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति बिना विधायिका के या बिना संसद में डिस्कशन के किसी चीज को कानून की शक्ल दे सकता है। जैसे मान लीजिए भारत पर पाकिस्तान अटैक कर देता है, अब हमें कोई ऐसा कानून बनाना है जिसके थ्रू सारा खाना हमें सेना तक पहुंचाना है, तो अचानक तो संसद बैठेगी नहीं कि भैया इस कानून को पास कर दो, तो अचानक नहीं बैठेगी, इसलिए काम चलाया जाएगा अध्यादेश से। ये एक तरीके से कार्यपालिका को अधिकार देता है विधायिका को कि वो भी विधायी कानून बना सके, और बिना संसद, ये सारे अधिकार इन लोगों ने किसको दिए? वायसराय को। और इसके ऊपर एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किसको पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? वायसराय को, या जो अलग अलग प्रांत के मुखिया थे गवर्नर उनको, या महारानी विक्टोरिया को, या भारत सचिव को? तो किसको मिला? वायसराय को मिला। और अध्यादेश का सिंपल सा मतलब, जब कार्यपालिका के पास विधायी कानून बनाने की जो शक्ति आ जाए उसी को हम कहते हैं अध्यादेश। तो ये सारी शक्ति इसके पास आ गई। तो ये हमारे 1861 के अधिनियम में सारी बात है। अगला जो हमारा अधिनियम बना वो बना 1892 का विधान परिषद अधिनियम। 1892 के विधान परिषद अधिनियम में थोड़ी सी और चीजों को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश लोगों को लग रहा था धीरे धीरे भारतीय लोग हमारे शिकार हो रहे हैं, धीरे धीरे इनको अच्छा लग रहा है, उदारवादी धीरे धीरे बनने वाले हैं। 1885 में हमारे देश में कांग्रेस बन जाएगी, और कांग्रेस का जो प्रथम चरण है वो उदारवाद वाला है। उदारवादी चाहते हैं कि भैया उन्हें ब्रिटिश संसद में बोलने का अधिकार दिया जाए, बात करने का अधिकार दिया जाए, ये सारे अधिकार इनको मिल जाए, और इसी चीज को आगे ये लोग बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको 1800 और ये कहीं ना कहीं 1861 के परिषद अधिनियम का अगला पार्ट था, तो उसी चीज को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। और इसमें भी हम लोगों को कुछ और चीजें देने की बात करेंगे, और बोलेंगे, जब भारतीय लोग बोलेंगे देखो भाई इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो बोलते चलो ठीक है आपको और दे देते हैं। तो भारतीय लोगों को और देने के लिए बोलेंगे वायसराय की परिषद में, जो परिषद वायसराय की बन रही है, वायसराय की परिषद में आप लोगों की जो संख्या है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो वायसराय की परिषद में लोगों की संख्या बढ़ाने की बात है, और बोलेंगे जो हम बात कर रहे थे 6 से 12, उसको अब हम करते हैं 10 से 16। अब जो सदस्य होंगे वो ज्यादा होंगे, और अगर सदस्य ज्यादा हो गए तो भारतीय लोगों को मौका ज्यादा मिलेगा। तो एक तो फायदा ये हो। दूसरा इन्होंने एक और प्रावधान किया कि ये जो सदस्य अभी तक जो चुने जाते थे उसमें कहीं ना कहीं वायसराय की मनमर्जी होती, वायसराय जिसको चाहे अपना सदस्य चुन सकता है, लेकिन पहली बार इन्होंने बोला निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। तो निर्वाचन सिद्धांत जो पहली बार ब्रिटिश लोगों ने भारत में यूज किया वो आया भारत परिषद अधिनियम
1892। भारत परिषद अधिनियम में 1892 में पहली बार इन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ हम लोग निर्वाचन चुनाव करवाएंगे। और अभी तक जो वायसराय अपनी मनमानी के तरीके से किसी को नियुक्त करता था, वो सारी चीजें नहीं होंगी। और इसके द्वारा इन्होंने ये सही, तो ये एक अच्छा प्रावधान था कि भारतीय लोगों को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। और चुनाव अगर भारतीय लोग लड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। तो ये एक और बढ़िया कदम इन लोगों ने उठाया। दूसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा, उनका भी विस्तार किया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा, जिसकी शुरुआत हमने देखी 1861 में हुई, और इनकी विधानसभा का विस्तार इन लोगों ने किया। बोले कि भाई इन विधानसभा का विस्तार हम लोग करते हैं और आगे आप लोगों को ले जाने में। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने की। और बोला अब भारतीय लोग वार्षिक बजट जो आएगा ब्रिटिश का, उस बजट के ऊपर ये लोग बहस कर सकते हैं। भारतीय लोगों को भी अधिकार होगा बजट में ये बात पूछने का, भैया क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें का अधिकार होगा। और ये सार्वजनिक मुद्दे के प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि आप लोगों ने यहाँ से रोड क्यों नहीं बनाया। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही थी? कांग्रेस बनने की वजह से। इससे जस्ट 7 साल पहले 1885 में एक राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस भारत बनी। और इस कांग्रेस संस्था का मेन मकसद भी यही था, कैसे विधानसभा में, संसद में हम लोग जाएं। तो इन लोगों ने हम लोगों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया, साथ में सामाजिक मुद्दों को उठाने की बात की। लेकिन एक चीज बोली, देखो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन अपने आप को ज्यादा थोड़ा सा लिमिट क्रॉस मत करना, अपनी थोड़ी औकात में रहना। ये साथ ही बात में बोले आपको वार्षिक बजट में बहस करने का मौका दिया, लेकिन आप लोग ना हमसे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। कहने का मतलब, अगर आप लोग पूछोगे बताइए शिक्षा पे कितना खर्च किया, तो हम बोलेंगे 1 लाख। लेकिन हमने जैसे ही बोला 1 लाख, तो तुम दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछते 1 लाख ही क्यों? बोले ये आपको अधिकार नहीं। तो भारतीय लोगों को अभी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। और उसका कारण यह था कि अगर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाएंगे और वो सारी बातें लोगों तक जाएंगी कि भाई क्यों इन लोगों ने ऐसा किया। तो इस चीज का जवाब ब्रिटिश लोग नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने पूरक प्रश्न पूछने की आजादी भारतीय लोगों को नहीं दी। और इस बात से जो उदारवादी थे वो संतुष्ट नहीं हुए। बोले आप लोगों ने दे तो दिया है, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं दिया। अगर आपको देना था बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार, तो साथ में भैया पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार देना चाहिए था ना। आप लोगों ने ये सारी चीजें तो हमें दी नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आपका ये अधिनियम इतना सही है? तो ब्रिटिश वाले बोलते ठीक है, आप लोगों को नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा एक अधिनियम लेते हैं। तो अगला जो ये अधिनियम लेके आते हैं वो है 1909 का अधिनियम, जो एक महत्वपूर्ण चरण है भारत के संवैधानिक विकास का, जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। वो है 1909 का अधिनियम। तो ये हमने 2 परिषद अधिनियम कर ली। पहला हमने 1861 किया। 1861 में पहली बार इन्होंने बोला एक वायसराय और उसकी परिषद होगी, उसके सदस्य 6 से 12 होंगे, उसमें भारतीय लोगों को भी चुनने का अधिकार होगा। साथ में विकेंद्रीकरण की बात की, बॉम्बे और मद्रास इन सबको भी कानून बनाने का अधिकार होगा। लेकिन ये लोग कोई भी कानून बनाएंगे तो उसमें पहले अनुमति लेनी पड़ेगी वायसराय। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें की। और दूसरी बात इसमें क्या किया, बोला पहले वायसराय की परिषद की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो 6 से 12 थी वो 10 से 100। दूसरी बात, अभी तक हम लोग बोलते थे वायसराय जिसको चुनेगा, मनोनीत करेगा, वो इसका सदस्य बनेगा। अब ये नहीं, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, और चुनाव में जो जीतेगा वो बनेगा। और केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा का विस्तार किया गया।
भारतीय लोगों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, सार्वजनिक मुद्दे का बहस करने का अधिकार, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। और इस बात को लेके उदारवादी संतुष्ट नहीं कि आप लोगों ने दिया है लेकिन अधूरा अधूरा, पूरा हमने नहीं दिया। तो उसका अगला चरण जो हमें दिखेगा वो दिखेगा 1909 के परिषद अधिनियम। 1909 का परिषद अधिनियम इस 1892 के परिषद अधिनियम का अगला चरण एक तरीके से देखता है। तो परिषद अधिनियम की जो एक श्रृंखला हमें दिखती है उसमें सबसे लास्ट में हमें दिखता है परिषद अधिनियम 1909, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब धीरे धीरे भारत का राष्ट्रवाद जाग चुका है, और राष्ट्रवाद जागने के साथ साथ 1905 में बंगाल विभाजन ब्रिटिश लोगों ने किया है, और बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस की जो नींव है या कांग्रेस के जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो उग्रवादी हो गए। 1905 में बंगाल विभाजन गर्जन करेगा, और बंगाल विभाजन के बाद उग्रवादी लाल बाल पाल इनके हाथों में ताकत आ जाएगी। और इसी चीज से ब्रिटिश लोग डर गए, क्योंकि उदारवादी ज्यादा नुकसान उनको नहीं पहुंचाए थे। इन उग्रवादियों ने बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी विद्रोह किया, स्वदेशी सत्याग्रह चलाया, और ब्रिटिश लोगों को थोड़ी डराने की कोशिश की। इसी चीज का फायदा लेने के लिए ब्रिटिश लोगों ने उदारवादियों को अपने साथ लाना चाहा, और इसी का कारण था 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि भैया हम जितना हो परिषद अधिनियम आने वाला है, हमें अधिकार मिलेगा। उग्रवादी चाहते थे हमें भिक्षा नहीं चाहिए। उदारवादी बोले इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, अब ये देने की बात कर रहे हो और तुम लोग बोल रहे हो भिक्षा नहीं चाहिए, तो भैया हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो यहीं पर उग्रवादी और उदारवादी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन सूरत में हमें दिखता है, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए, उदारवादियों को और अपनी तरफ करने के लिए और उग्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करने के लिए ब्रिटिश लोग 1909 का अधिनियम लाए, और इसको जो अपनाया वो थे मार्लो मिंटो सुधार। इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है मार्लो मिंटो सुधार। ये मार्लो कौन थे? मार्लो भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय के, वायसराय नहीं, भारत सचिव जो लंदन में थे, भारत सचिव थे मार्लो, जो कहां बैठे? लंदन में। और मिंटो भाई साहब है वायसराय। क्योंकि ये दोनों थे इसी के नाम पे ऐसे हो गए थे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो पहला, इसके कुछ गोल पहले से ही फिक्स थे, उद्देश्य थे इसके, बिना रीजन के इसे नहीं लाए। पहला क्या था? भारत का राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था। दूसरा, बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, और उन लोगों को भी अपने साथ लाना है, और भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच फूट की जो राजनीति उसको बढ़ाना है। तो एक इसका मेन मकसद मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, ये इसका मेन मकसद था। अगर ये खुश, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, ये ब्रिटिश लोगों ने इनको दे दिया। तो इसके लिए भी इस अधिनियम को लाया गया, और साथ में उदारवादियों का समर्थन लेना, उदारवादी जो थे उनका समर्थन लेना, इनको अपने साथ लाना और उग्रवादियों को दूर करना। और साथ में 1892 के अधिनियम से भारतीय लोगों ने नाराजगी जताई थी, खासकर कांग्रेस के उदारवादियों ने। उस चीज की भी एक बात थी, अब इन्हें लग रहा था उदारवादियों को कम से कम संतुष्ट कर लें, उग्रवादियों से तो ज्यादा अच्छे ही हैं, और ये लोग ज्यादा अच्छे हैं तो क्यों ना इनको ही हम शामिल करें, और किसी को शामिल करने की क्या जरूरत। तो इसीलिए ये लोग ये अधिनियम लाए, और एक और कारण बंगाल का विभाजन। तो इन सब उद्देश्यों के साथ ब्रिटिश लोग भारत में इस अधिनियम को लाए, और इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान इन लोगों ने किए। और इन्होंने पहले बोला मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लोगों को अपनी ओर रखने के लिए बोला पृथक निर्वाचन। मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन मिलेगा, और पृथक निर्वाचन का मतलब क्या? अभी हमारे देश में क्या होता है? आरक्षण होता है,
और इस आरक्षण में SC ST, अगर सीट SC ST के हक में आई है तो इसमें अगर कोई प्रतिनिधि SC ST का है, लेकिन वोट जो है सभी मतदाता देते। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या था, मुस्लिम ही कैंडिडेट और केवल मुस्लिम ही मतदाता, मुस्लिम ही मतदाता, ये सारी चीजें इसमें कही। ठीक है, तो ये पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान था, ये सबसे बड़ी बात इसलिए थी जिससे मुस्लिमों को भारतीय लोगों से अलग किया जाए। और साथ में इन लोगों ने जो बात की कि भाई भारतीय लोगों को निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, इससे मुस्लिम लीग डरी हुई। इस बात की शिकायत उन्होंने कि देखो सरकार, अगर आप लोग दोगे निर्वाचन का अधिकार तो हम लोग तो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक तो है नहीं, तो हम लोग तो हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे और हिंदू लोग हमको डोमिनेट करेंगे, इसलिए हमारे लिए कोई प्रावधान करो। तो बोलते हैं तुम्हारे लिए पृथक निर्वाचन, कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व, मान लेते हैं 30% सीटें मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम कैंडिडेट उस पर खड़ा होगा और मुस्लिम ही मतदाता उसे वोट देंगे, तो उसके जीतने की जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा। और इससे पहली बार भारतीय लोगों को भारत सचिव जो लंदन में रहता था, भारत सचिव एवं उसकी परिषद, दूसरी तरफ वायसराय और उसकी परिषद, इन दोनों में पहली बार भारतीय लोगों को मौका मिला कि वो लोग इन परिषद में जाएं। और भारत सचिव जो लंदन में था, उसमें एक व्यक्ति को भेजा गया जिनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी ये एक तरीके से इस पद पे पहुंचे। सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव के पद पर मुस्लिम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वायसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की परिषद में रखा गया। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने की, तो दोनों को एक तरीके से इन लोगों ने शामिल किया और बोला केंद्रीय जो विधायिका है उसकी संख्या हम और बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय विधायिका में अब 60 सदस्य एवं 9 अन्य सदस्यों को भी जोड़ा गया। बोले 60 सदस्य होंगे और 9 पदेन सदस्य, मतलब इनका पद निश्चित है, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे और इसको वायसराय निर्धारित करेगा। और बोला गया जो निर्वाचन होगा इस केंद्रीय विधायिका वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे प्रांत स्तर पर चुनाव हुए, प्रांत में जो MLA चुन के आए, उन MLA को मौका मिलेगा केंद्रीय विधायिका में जाने का, और केंद्रीय विधायिका में जाने का जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये आगे की तरफ जाएंगे। और सदस्यों को इन लोगों ने शामिल करवाया और बोला इस केंद्रीय विधायिका का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ये सारी बातें इन लोगों ने भाई, केंद्रीय विधायिका का चुनाव होगा, 60 सदस्य होंगे, 9 पदेन सदस्य होंगे जिनको पहले ही वायसराय चुन लेगा, और सबका अप्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा, जो नीचे की प्रांत सरकार है वहां से, प्रांतीय परिषद से, और प्रांतीय परिषद में लोग कहां से आएंगे, ये लोग आएंगे स्थानीय स्तर, पंचायत से, पंचायत से, नगर पालिका से इन लोगों को चुना जाएगा। मतलब कुछ लोग नगर पालिका से ऊपर की तरफ आएंगे, ऐसे इन्होंने बोला कि भाई पंचायत के स्तर पर चुनाव होंगे, पंचायत से जुड़कर कुछ लोग प्रांतीय स्तर पर पहुंचेंगे, प्रांतीय स्तर से जुड़कर कुछ लोग केंद्रीय, ऐसे धीरे 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 ऊपर लोग जाएंगे। और पंचायत और इस नीचे वाला चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, ऊपर वाला चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
ऐसे इन लोगों ने निर्धारण किया। ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि आप लोगों को कम से कम मौका दे रहे हो कि वो लोग चुनाव में भागीदारी कर। और इन लोगों ने बोला कि अब भारतीय लोग, जिससे उदारवादी लोग नाराज थे कि पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो इन लोगों ने अब भारतीय लोगों को पूरा प्रश्न पूछने की आजादी दी और बोला भारतीय लोग अब हमसे पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट में 1 लाख रुपए क्यों लगा और उस 1 लाख रुपए को कहां कहां खर्च किया जाएगा और ब्रिटिश की रणनीति क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं किससे, ब्रिटिश लोगों से। तो ये सारे अधिकार इन लोगों ने हमें दे दिए। तो ये भी एक अच्छा प्रावधान था जो इन लोगों ने किया। और ये उदारवादियों के डर की वजह से, और साथ में ये नहीं चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उग्रवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस का जो अधिकार है वो एक तरीके से पहुंचे, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें की। और साथ में बोला विधायिका के कार्य में वृद्धि की जाएगी और वायसराय से कुछ और अधिकार विधायिका को दे दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। अब बहुत सारी चीजें कि भाई इसका योगदान क्या रहा, हर पार्टी ने इसे कैसे कैसे, देखो मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया। मुस्लिम लीग ने स्वागत किस लिए किया, पृथक निर्वाचन की वजह से, कि अब हम जिस चुनाव में लड़ेंगे हम लोग तो जीत ही जाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। एक तो कांग्रेस ने बोला भैया आप लोग बोले अप्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत बात है। दूसरा, आप लोगों ने पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया है और साथ में आप लोगों ने योग्यताएं कितनी अजीब अजीब रखी है। बोले जिसके पास इतनी जमीन होगी वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो हमें राजस्व ज्यादा देगा वो इलेक्शन लड़ सकता है, और वायसराय 9 लोगों को अपने मन से नियुक्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और साथ में आप लोगों ने पृथक निर्वाचन देकर भारतीय लोगों से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को अलग कर दिया है। और अच्छी बात कहें तो अच्छी बात ये थी कि पहली बार जिस चुनाव प्रणाली की बात इन्होंने 1892 के अधिनियम में की थी, उस चुनाव प्रणाली की बात को अब इन लोगों ने लागू कर दिया। ये एक अच्छी चीज है कि इन लोगों ने बात नहीं की, उस चीज को लागू भी किया। और गांधी जी ने लेकिन कहा कि मार लो मिंटो, सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कब, जब गांधी जी को पता चला कि भाई मार लो मिंटो ये वो अधिनियम है जिनकी वजह से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का उद्भव हुआ। इसी से इन्होंने हमारे देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाया और आगे जाके इसी का फायदा ब्रिटिश लोग उठाएंगे। तो ब्रिटिश लोगों ने अपने यहाँ फायदा उठाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया और इस अधिनियम की वजह से हम सबको नुकसान हुआ है। तो ये सारी बातें गांधी जी कहेंगे कि भाई कैसे आप लोगों ने हमारा नुकसान किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का दौर आएगा 1914 से 1919, लगभग 5 साल विश्व में एक विश्व युद्ध चलेगा जिसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र, ये लड़ेंगे। गांधी जी का आगमन हो जाता है 1915 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो होता है जिसका समय 1914 से 19, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी था, और जिसे हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे भारतीयों ने अपना बलिदान दिया, बहुत सारे भारतीय सैनिक मरे, और उदारवादी लोगों ने इस भावना से भारतीय सैनिक को भेजा। खुद गांधी कहते हैं जा बेटा जा, तुम भी लड़के आओ। तो उदारवादी लोग खुद अपनी मर्जी से भारतीय लोगों को भेजेंगे ब्रिटिश से लड़ने के लिए कि भाई ब्रिटिश के साथ आप जाओ और प्रथम में इनका साथ, इन्हें लगा ये कुछ अच्छा काम करेंगे। और इसके बाद ही ब्रिटिश लोग एक अधिनियम लेके आए जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन है, यह है भारत सचिव जो लंदन में है।
और चेम्सफोर्ड कौन है? ये है वायसराय जो भारत में है। इनके समय ही 1919 का अधिनियम, जो 1909 के अधिनियम का अगला चरण, और इस अधिनियम के होने के कारण हमें दिखाई देते हैं, पहला प्रथम विश्व युद्ध जनित समस्या है। दूसरा, ये भारतीय लोगों को वादा किया था कि भाई अगर आप लोग हमारा साथ देते हो तो हम आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रशासन संसद देंगे जिसकी डिमांड उदारवादी कर रहे थे। तो उदारवादियों को खुश करने के लिए भी ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और इसमें ये अलग अलग प्रावधान आगे लाएंगे, विषय के बंटवारे से लेकर प्रावधान होगा, साथ में उच्चायुक्त का पद होगा, साथ में सब्जेक्टों का डिवीजन होगा। कुछ चीजों को ये लोग अपने वायसराय और उसकी परिषद के अंदर रिजर्व रखते हैं और कुछ चीजों को भारतीय लोगों को देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये 1919 का अधिनियम आएगा। उसके बाद 1935 का अधिनियम, इसके होने का कारण क्या था? 1927 में गठन होगा एक परिषद का, इसका नाम है साइमन आयोग। इसके आधार पर भारत में अधिनियम आएगा। साइमन गोबैक वो वाली चीजें। फिर इसी टाइम 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और ब्रिटिश लोग गोलमेज सम्मेलन बनाएंगे, राउंड कॉन्फ्रेंस, जो 1930, 31 और 31 ऐसे 3 राउंड कॉन्फ्रेंस चलेगी। इन सब का परिणाम 1935 का अधिनियम। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, म्यांमार को अलग कर दिया जाएगा भारत से, साथ में भारत में आरबीआई बनेगी, भारत की सर्वोच्च न्यायालय बनेगी। ये सारे प्रावधान हमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, इसको नाम दिए देंगे भारत सरकार अधिनियम। और उसके बाद इसके बाद 1947 में अंतिम अधिनियम आया, 1947 का अधिनियम, जिसे ब्रिटिश सरकार पास करवाएगी। और इस अधिनियम की वजह से पहले भारत का विभाजन होगा और 2 देश बनेंगे, एक भारत एक पाकिस्तान। तो भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 का। इन तीनों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, एक 1919, दूसरा 1935 और तीसरा 1947। 1947 में बस इतना ही है कि भाई 2 देश होंगे, एक होगा भारत एक होगा पाकिस्तान, इनके ये अधिकार होंगे। कुछ सीमाओं के विभाजन की बात होगी, रेड क्लिफ आयोग जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन करेगा। वहीं 1935 का अधिनियम बहुत सारे अधिकार देगा। 1935 का अधिनियम आज भी भारत में लागू। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमने 1935 के अधिनियम से, ये सारे प्रावधान उसी से जुड़े हुए हैं। और 1919 का अधिनियम जो हमने देखा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिस्थितियां क्रिएट हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग ये साइड। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई आपको डाउट हो तो मैं एक आधा अधिनियम दोबारा से समझा दूंगा। एक बार सारा फिर दोबारा से मैं कॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा 1858 का अधिनियम, और जिसके होने के कारण था सैनिक विद्रोह। इस 1888 अधिनियम में ब्रिटिश ने सारी परिस्थितियां चेंज कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत सिर्फ ब्रिटिश संसद का गुलाम हो गया। और बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेगा, एक पद रहेगा जिसका नाम है वायसराय। वायसराय रहेगा भारत में और एक लंदन में जिसका नाम है भारत सचिव। ये एक तरह वायसराय की एक परिषद होगी, भारत सचिव की एक परिषद होगी। ये सारी बातें इन्होंने इसमें कही। साथ में भारतीय लोगों को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार अब अपनी विलय और विस्तार नीति का त्याग कर, और साथ में बोला जाएगा भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सारी बात 1858। उसके बाद 3 अधिनियम
जो एक तरीके से विधान परिषद अधिनियम कहलाते हैं, जिनके थ्रू भारत में विधायिका के गठन की बात हो। इसमें पहला आएगा 1861। 1861 के अधिनियम में पहली बार निर्वाचन की बात करने का जिक्र किया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाएगा। 1861 के अधिनियम में और भी बहुत सारे प्रावधान, जैसे अध्यादेश की बात की जाएगी। साथ में बोला जाएगा कि भाई 6 से 12 सदस्य वाला वायसराय के अंदर एक परिषद होगा, और ये परिषद भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। ये सारी बातें 1861 के अधिनियम में बोलते हैं। उसके बाद 11 साल बाद जो अधिनियम आता है 1892, यानी 21 साल बाद एक तरीके से अधिनियम आएगा, वो आएगा 1892 अधिनियम, जिसमें निर्वाचन सिद्धांत की बात की जाएगी। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद को थोड़े से अधिकार दिए जाएंगे। बोला जाएगा वार्षिक बजट होगा, सार्वजनिक रूप से चर्चा होगी, लेकिन भारतीय लोगों को पूरा प्रश्न पूछने नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से कांग्रेस के उदारवादी नाराज थे, और इसी का लक्षण 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले कौन है? भारत के सचिव, और मिंटो कौन है? भारत के वायसराय। इस अधिनियम के होने का कारण बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, धीरे धीरे उग्रवाद का बढ़ावा, स्वदेशी आंदोलन। इस वजह से ब्रिटिश लोग अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और फूट डालने के लिए इसमें एक प्रावधान करेंगे, पृथक निर्वाचन। जो प्रतिनिधि होगा वो भी मुस्लिम, और साथ में जो मतदान करेगा वो भी मुस्लिम। इससे भारत में सांप्रदायिकता की नींव पड़ती है 1909 के अंदर। इसी वजह से गांधी जी बोलते हैं मार्लो मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। दूसरी तरफ 1909 के अधिनियम में बोलेंगे कि अब हम इसका विस्तार करते हैं, और सदस्यों को 60 और उससे अलग पदेन सदस्य बनाए जाए। इस चीज का भारतीय लोग स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय लोग बोलते हैं इतना भी अधिकार तुम लोगों ने हमें नहीं दिया है। साथ में फिर ये और अधिकार देने के लिए बोलेंगे कि आप लोग आर्थिक प्रस्ताव रख सकते हो, साथ में आप लोग पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, साथ में आप लोग चुनाव कराएंगे, पहले स्थानीय स्तर पे पंचायत, वहां से अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर की तरफ प्रांतीय, और फिर केंद्रीय परिषद में लोग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग चुनाव करवाएंगे, और आप लोगों को कानून बनाने के अधिकार में शामिल। तो ये सारी बातें इसमें थी। और एक और इसका कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन। ये सारी चीजें, लेकिन इससे भी भारतीय लोग नाराज थे, एक तो पृथक निर्वाचन की वजह से, और दूसरा इन लोगों ने मतदान देने का अधिकार बहुत सीमित कर रखा। जो लोग राजस्व देते हैं उनको मिलेगा, जिनके पास इतनी जमीन है वो मिलेगा। महिलाओं को काफी ज्यादा दूर रखा राजनीति से, बोले महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, बस पुरुष को देंगे, और पुरुष में भी अपर वाले जो हमें राजस्व देगा, जमींदार को देंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, उनको एक तरीके से अधिकार देंगे, सबको अधिकार हम लोग नहीं देंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते। नहीं, समझ में आ गया।